Hello friends, I am Bhani Ramdal. Welcome in online agriculture e-platform. स्टूडेंट आज अपना जो टेस्ट था वो था जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का सामान्य परिचय। देखिए, ये जो अपना टेस्ट है इसके अंदर अपने जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ अपने जनरल इंट्रोडक्शन की बात करेंगे और कुछ यहाँ एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड जो डेटा है यानी पशुपालन से संबंधित जो भी नए आंकड़े हैं यानी न्यू डेटा है उन पर भी थोड़ा सा अपने डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को डेटा नहीं पता है, नहीं याद है, तो आप डेटा को साथ साथ में नोट कर लीजिए। आपके जो भी अभी आने वाले एग्जाम है उनके अंदर वो हेल्पफुल रहने वाले हैं। देखो, अपना लेक्चर काफी लंबा न चला जाए इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस टॉपिक के है वो इस लेक्चर में लिए हैं और कुछ जो नेक्स्ट अपने जो टेस्ट होगा, नेक्स्ट जो क्विज होगी उसके अंदर अपने डिस्कस करेंगे। तो अपना जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो 7 सितंबर को 9 PM पे ही होगा और टॉपिक सेम यही रहेगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन का सामान्य परिचय। आज भी अपने इसी टॉपिक से बात करेंगे। इसमें कुछ डेटा का भी डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट जो अपने 7 सितंबर को 9 PM पर जो अपना क्विज होगा उसमें भी हम कुछ डेटा और कुछ जनरल इंट्रोडक्शन से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टेस्ट का आपको टॉपिक पता लग गया है, सेमी टॉपिक है, इसी से अपने टेस्ट लेंगे। कम क्वेश्चन अपने कवर करें, इसके बजाय ये है कि अपने दो क्विज एक साथ डिस्कस कर लें, है ना। तो जिससे क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो अपने ज्यादा कवर कर पाएंगे। ठीक है, और वही आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट रहेगा। तो आज के अपने इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो ऐसा न सोचिए कि यहाँ पर तो क्वेश्चन है वो इंग्लिश मीडियम में दिए हुए हैं। ठीक है, देखो मैं आपको प्रॉपर हिंदी में 2-3 क्वेश्चन है जो मैंने इंग्लिश में लिखे हैं और बहुत ही सिंपल इंग्लिश है ना, जिसको आप इजिली क्या है अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीपल डिपेंड्स अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड इन इंडिया। यानी कितने लोग जो है भारत के अंदर वो पशुपालन पर निर्भर है। यानी जो पशुपालन है यानी पशुधन का जो अपने पालन करते हैं उस पर भारत की कितनी आबादी है वो पूरी तरह से निर्भर है। यानी उनका जो मतलब पेशा है, व्यवसाय है, वो पूरी तरह से लाइव स्टॉक है यानी पशुधन है। तो वो आबादी कितनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए ऑप्शन है 20.5 मिलियन लोग, बी ऑप्शन है 16.75 मिलियन लोग, सी ऑप्शन है 25.25 मिलियन लोग और डी ऑप्शन है 28.5 मिलियन। हाउ मेनी पीपल्स डिपेंड अपॉन लाइव स्टॉक फॉर देयर लाइवलीहुड इन इंडिया। यानी भारत में कितने लोग हैं जो पशुधन व्यवसाय पर पूरी तरह से निर्भर है। ए ऑप्शन है 20.5 मिलियन, बी ऑप्शन है 16.75 मिलियन, सी ऑप्शन है 25.25 मिलियन और डी ऑप्शन है 28.5 मिलियन। तो क्विकली आंसर कीजिए, कितनी आबादी भारत की पशुधन व्यवसाय पर निर्भर है। तो देखो इसका जो राइट आंसर है वो ए ऑप्शन राइट है। यहाँ पे ए ऑप्शन है 20.5 मिलियन, 20.5 मिलियन जो आबादी है वो पशुधन व्यवसाय पर निर्भर है। यानी अपने कह सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ लोग हैं वो पशुधन व्यवसाय पर निर्भर है। सेकंड जो अपना क्वेश्चन है, द लाइवस्टॉक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स इन जीडीपी एंड ऑफ टोटल एग्रीकल्चर जीडीपी। देखो क्वेश्चन में यहाँ क्या पूछा है कि ये जो पशुधन का व्यवसाय है, जो लाइवस्टॉक प्रोडक्शन है, लाइवस्टॉक सेक्टर है, ये अपने देश की कितनी % जीडीपी में योगदान देते हैं, यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन में कितना योगदान देते हैं, पहला तो ये। और दूसरा ये है कि टोटल जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर से जो जीडीपी मिलती है उसमें जो लाइवस्टॉक है यानी पशुधन व्यवसाय है उसका कितना योगदान है। एक तो टोटल जो इंडिया की जीडीपी है उसमें कितना योगदान है और दूसरा यहाँ पे ये है कि एग्रीकल्चर की जो जीडीपी है उसमें कितना योगदान है लाइवस्टॉक का। तो दोनों बताने हैं, पहले आपको टोटल जीडीपी में से और दूसरा जो है वो आपको एग्रीकल्चर जीडीपी में से बताना है। तो देखो यहाँ ए ऑप्शन है 4.97%, तो टोटल जीडीपी, और दूसरा है एग्रीकल्चर जीडीपी में 27.2%। बी ऑप्शन है टोटल जीडीपी में 4.11% और टोटल जो जीडीपी है वो 25.6% है यानी 25.6%।
सी ऑप्शन है टोटल जीडीपी में 3.15% और एग्रीकल्चर जीडीपी में 22.24 यानी 22.24%। और डी ऑप्शन है वो है टोटल जीडीपी में 5.27% और एग्रीकल्चर जीडीपी में 29.2%। जीडीपी का मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू आय की बात की जा रही है यहाँ पे। सकल घरेलू उत्पादन की यहाँ पर बात हो रही है, तो उसमें लाइव स्टॉक का जो है टोटल जीडीपी में क्या योगदान है और एग्रीकल्चर जीडीपी में क्या योगदान है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए, फटाफट आंसर कीजिए, क्विकली आंसर कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए ना, जो मैं आपको आंसर बताऊं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट है। टोटल जीडीपी में लाइव स्टॉक यानी पशुधन व्यवसाय का जो योगदान है वो 4.11 यानी 4.11% है, और जो एग्रीकल्चर जीडीपी है उसके अंदर जो योगदान है वो 25.6% है यानी 25.6% है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब अपने चलते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया इन मिलियन टन्स। ये प्रोडक्शन है 2018-9 का, 19-20 का डेटा नहीं है ना अभी। तो अभी अवेलेबल जो करंट डेटा है वो 18-19 का है। तो 18-19 के अंदर इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन हुआ वो कितना था, ये प्रोडक्शन मिलियन टन के अंदर डेटा दिया हुआ है आपको। ए ऑप्शन है 155.5 मिलियन टन यानी 155.5 मिलियन टन। बी ऑप्शन है यहाँ आपके पास 165.4 मिलियन टन यानी 165.4 मिलियन टन, और सी ऑप्शन है 176.3 मिलियन टन यानी 176.3 मिलियन टन, और डी ऑप्शन है वो है 187.7 मिलियन टन 187.7 मिलियन टन। तो यहाँ पे कौन सा राइट है, बताइए फटाफट, क्विकली आंसर कीजिए। यहाँ पे देखो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है, यानी 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ भारत में 2018-19 के अंदर। ठीक है, ये जो उत्पादन है ये 17-18 का है, ये 16-17 का है, और ये वाला 15-16 का। तो आप देख सकते हो लगातार मिल्क प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क इन इंडिया। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता क्या है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता क्या है, यानी एक आदमी को प्रतिदिन कितना औसत दूध मिलता है, एवरेज पूछा है यहाँ पे। ए ऑप्शन है 337 ग्राम प्रतिदिन यानी 337 ग्राम पर डे। बी ऑप्शन है 355 ग्राम पर डे 355 ग्राम पर डे। सी ऑप्शन है 375 ग्राम पर डे, और डी ऑप्शन है 394 ग्राम पर डे। कितना दूध है वो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन उपलब्ध है, ये पूछा गया है। वैसे आईसीएमआर की जो रिकमेंडेशन है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, उसकी जो रिकमेंडेशन है भी एक आदमी को प्रतिदिन कितना दूध पीना चाहिए हेल्थी रहने के लिए, तो वो तो है 280 ग्राम। कितनी मात्रा है वो रिकमेंडेशन कितनी है, 280 ग्राम से 280 ग्राम की रिकमेंडेशन है। लेकिन अपने भारत में दूध की उपलब्धता इससे कहीं ज्यादा है, तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा फोर्थ का, देखो फोर्थ का जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन ही राइट है। 394 ग्राम पर डे दूध की उपलब्धता है, 394 ग्राम पर डे मिल्क की जो अवेलेबिलिटी है वो इंडिया के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर अपना क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। सही मिलान नहीं है, इनमें से एक जो मैचिंग है वो ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है, बताइए कौन सी। यहाँ पे पूछा गया है कौन सा जो पशु है उसके मीट को अपने क्या कहते हैं, कौन से एनिमल के मीट को क्या कहा जाता है। जैसे बफेलो के मीट को बफन, गोट के मीट को बीफ, शिप के मीट को यानी भेड़ के मीट को मटन, पोल्ट्री यानी मुर्गी के मटन को चिकन, सॉरी मुर्गी के मीट को चिकन है ना, मटन मुर्गी के मीट को चिकन। तो इनमें से एक मैचिंग है वो ठीक नहीं है, बाकी सब ठीक है। तो बताइए फटाफट कौन सा ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, मतलब आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा यहाँ पर, बताइए क्विकली आंसर कीजिए। बी ऑप्शन है वो मैचिंग ठीक नहीं है, यानी जो बकरी का जो मांस है उसको अपने बीफ नहीं कहते,
बीफ किसके मांस को कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। बीफ जो है वो गाय के मांस को कहा जाता है। बीफ किसके मांस को कहा जाता है, गाय के मांस को कहा जाता है। बकरी के मांस को आपको पता है, बकरी का जो मीट है, गोट का मीट है, उसको चेवन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, अपने चेवन कहते हैं। तो ध्यान रखना यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है वो बी ऑप्शन राइट है। बकरी के मीट को चेवन कहते हैं और बीफ है वो काऊ के मीट को कहते हैं। तो 6 क्वेश्चन आपके मैंने एक साथ ही क्लियर कर दिए हैं। बफेलो मीट बफन, गोट मीट को चेवन, और काऊ के मीट को बीफ, और सिप के मीट को मटन, और पोल्ट्री के मीट को चिकन कहते हैं, है ना। नेक्स्ट अपने अब जो अपना क्वेश्चन है 6 नंबर, देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, भैंस में गर्भकाल कितने दिन का होता है, यानी गेस्टेशन पीरियड ऑफ बफेलोइड्स। बफेलो का गेस्टेशन जो पीरियड होता है वो कितने टाइम का होता है। ए ऑप्शन है 307 to 310 डेज, बी ऑप्शन है 151 डेज, सी ऑप्शन है 282 डेज, और डी ऑप्शन है 389 डेज। ए ऑप्शन है 307 से 310 दिन, और बी ऑप्शन है वो है आपके पास 151 दिन, और सी ऑप्शन है वो है 282 दिन, और डी ऑप्शन है वो है 389 दिन। तो बताइए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा, क्विकली आंसर कीजिए आप, ठीक है। तो फटाफट आंसर कीजिए, यहाँ पे कितना है। ए ऑप्शन राइट है। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, ए ऑप्शन राइट है, 307 से 310 दिन का होता है। वहीं पर अगर अपनी बात करें, ए ऑप्शन तो ए राइट है, ठीक है। भैंस का जो गेस्टेशन पीरियड, बफेलो का गेस्टेशन पीरियड होता है, गर्भकाल होता है, वो 307 से 310 दिन का होता है। वहीं पर अगर अपने बकरी के गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो कितने दिन का होता है, 151 दिन का होता है। और गाय का जो गेस्टेशन पीरियड होता है, गाय का जो गर्भकाल होता है वो 282 दिन का होता है। और ऊंट के अगर गर्भकाल की, ऊंटनी के गर्भकाल की अगर अपने बात करें, कैमल के गेस्टेशन पीरियड की बात करें तो 389 डेज का होता है, ठीक है। तो बाकी तीनों ऑप्शन का भी मैंने बता दिया ये किसके लिए है। नेक्स्ट अपने बात करें, भेड़ के शरीर का तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर ऑफ शिप, यानी भेड़ के शरीर का तापमान कितना होता है। ए ऑप्शन है 102 डिग्री फारेनहाइट, बी ऑप्शन है 103.5 डिग्री फारेनहाइट, सी ऑप्शन है 106.6 डिग्री फारेनहाइट, और डी ऑप्शन है वो 101.5 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पे किसका बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर पूछा गया है भेड़ के शरीर का, यानी शिप की बॉडी का टेम्परेचर पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग। देखो राइट आंसर होगा यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट है। जो शिप है उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है 102 डिग्री फारेनहाइट। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन की भी बात कर लें तो 103.5 डिग्री फारेनहाइट जो टेम्परेचर है वो गोट की जो बॉडी होती है उसका टेम्परेचर होता है। वहीं पर अगर अपने 106.6 डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो ये जो पोल्ट्री होती है यानी मुर्गी जो होती है उसके बॉडी का टेम्परेचर होता है। वहीं पे 101.5 डिग्री फारेनहाइट की बात करें तो ये काऊ और बफेलो के बॉडी का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन है, उसका राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा। बाकी जैसे 103.5 है ये बकरी के यानी गोट की बॉडी का टेम्परेचर है, 106.6 डिग्री फारेनहाइट है ये पोल्ट्री का है, और 101.5 डिग्री जो फारेनहाइट है ये काऊ और बफेलो के बॉडी का टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट अपने बात करें 8 नंबर क्वेश्चन है, भैंस की श्वसन दर प्रति मिनट होती है, रेस्पिरेशन रेट ऑफ बफेलो इन पर मिनट दे बताना है। ए ऑप्शन है आपके पास 8 से 12, बी ऑप्शन है 16 से 20, सी ऑप्शन है 12 से 20, और डी ऑप्शन है 13 से 38 डिग्री, सॉरी 13 से 38। कैसे अपने याद करते हैं, जैसे अपने उनका जो नाक होता है उनके हाथ आगे कर लेते हैं और मिनट में काउंट कर लेते हैं कि 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहे हैं। तो इस तरह से अपने रेस्पिरेटरी रेट या श्वसन दर को निकाला जा सकता है। तो यहाँ पे श्वसन जो मतलब दर पूछी गई है वो भैंस की पूछी गई है, बफेलो की पूछी गई है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा। भैंस की जो रेस्पिरेशन रेट होती है यानी बफेलो की जो रेस्पिरेशन रेट होती है वो 16 से 20 होती है, और इतनी ही जो है वो काऊ की होती है, गाय की भी इतनी ही होती है, ठीक है। वहीं पर अगर अपनी बात करें 8 से 12, तो 8 से 12 जो रेस्पिरेटरी रेट होती है वो कैमल की होती है यानी ऊंट की होती है। वहीं पे अगर मैं बात करूं 12 से 20 की,
तो ये 12 से 20 जो रेस्पायरी रेट है ये गोट और शिप की होती है। गोट और शिप में एवरेज जो रेस्पायरी रेट होती है वो 12 to 20 होती है। और उसके अलावा जैसे मैं बात करूं 13 से 18 तो ये पोल्ट्री की होती है, यानी पक्षियों की, यानी मुर्गियों की होती है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। देखो मैंने साथ साथ में और ऑप्शन है उनको भी क्लियर किया और यहाँ पे मैंने आपको राइट आंसर भी दे दिया है। नेक्स्ट है मुर्गी की नाड़ी गति प्रति मिनट होती है, पल्स रेट ऑफ कॉक्सिस। जो पोल्ट्री होती है उसकी जो पल्स रेट होती है यानी नाड़ी गति होती है वो पर मिनट कितनी होती है? ए ऑप्शन है 40 से 50, बी ऑप्शन है 50 से 70, सी ऑप्शन है 120 से 60 और डी ऑप्शन है वो 32 से 50। इसका भी आप क्विकली आंसर दीजिए भाई, कितना होगा राइट आंसर? यहाँ पर पल्स रेट पूछा गया है, फटाफट आंसर कीजिए। यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यहाँ पे सी ऑप्शन राइट होगा। 120 से 160 होती है पर मिनट में जो नाड़ी। जैसे अपने क्या है कि जैसे हाथ से पकड़ के देखते हैं नाड़ी गति अपने नॉर्मल चल रही है, स्पीड चल रही है ना, तो अपने इस तरह से काउंट करते हैं। तो एनिमल्स में भी जैसे फेशियल मतलब जो ग्रंथि होती है उससे है, फेमोरल से है, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी अगर अभी उस पर बात करने लगे तो लेक्चर है वो काफी लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे अपने डिस्कस हो गया अभी जो मुर्गी की नाड़ी गति है वो कितनी है? 120 से 160 है। वहीं पे ऑप्शन दिया हुआ है 40 से 50 भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो 40 से 50 जो नाड़ी गति होती है, पल्स रेट होती है, ये बफेलो की होती है। नेक्स्ट यहाँ 50 से 70 भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 50 से 70 जो नाड़ी गति होती है यानी पल्स रेट होती है ये काऊ की होती है। वहीं पे मैं बात करूं 32 से 50 भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये 32 से 50 जो पल्स रेट है ये केमल की होती है यानी ऊंट की होती है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन है ना, 10 नंबर क्वेश्चन जो है 10 नंबर अपना क्वेश्चन है, भैंस में गुणसूत्र संख्या होती है क्रोमोजोम नंबर ऑफ बफेलो। बफेलो में क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? ठीक है, तो बफेलो में क्रोमोजोम नंबर पूछे गए हैं। ए ऑप्शन यानी गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 60 है, बी ऑप्शन 48 है, सी ऑप्शन 54 है और डी ऑप्शन 78 है। फटाफट आंसर कीजिए क्या है यहाँ पर राइट? फटाफट यहाँ पे आंसर कीजिए आप। देखो बफेलो में जो क्रोमोजोम नंबर होते हैं द्विगुणित यानी डिप्लॉइड वो 48 होते हैं, 48 होते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन राइट होगा। बाकी जो है उनकी भी बात कर लेते हैं। 60 जो होते हैं वो काऊ के होते हैं और 54 जो होते हैं 54 आपको मिलते हैं भेड़ के अंदर मिलते हैं। और उसके अलावा जैसे गोट है, गोट में 60 होते हैं, गोट में भी 60 होते हैं, काऊ में भी 60 देखने को मिलते हैं। और अगर अपने पोल्ट्री की बात करें यानी मुर्गियों की बात करें तो उनमें 78 होते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं अगला क्वेश्चन फिर हमने डेटा से लिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेटा के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एग प्रोडक्शन इन इंडिया 18-19 18-19 की बात चल रही है अपने। तो एग प्रोडक्शन कितना है करंट में इंडिया का यानी 2018-19 में भारत का अंडा उत्पादन कितना है? ए ऑप्शन है 97.72 बिलियन, 97.72 बिलियन। बी ऑप्शन है 103.32 बिलियन यानी 103.32 बिलियन। सी ऑप्शन है 105.32 बिलियन और डी ऑप्शन है 101.32 बिलियन। बिलियन के अंदर दिया हुआ है। बताइए भारत का करंट में अंडा उत्पादन कितना है? क्विकली आंसर कीजिए यहाँ पे। देखो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डी ऑप्शन राइट है। 101.32 बिलियन अंडा उत्पादन है। कितना है? 101.32 बिलियन है, वो है करंट में अभी अंडा उत्पादन जो है। नेक्स्ट मैं बात करूं पर कैपिटा पर ईयर एग अवेलेबिलिटी इन इंडिया। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता कितनी है? भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पर कैपिटा पर ईयर एग अवेलेबिलिटी इन इंडिया कितनी है? ए ऑप्शन है 182 एग पर ईयर, 182 अंडे प्रति साल, 89 एग्स पर ईयर यानी 89 अंडे प्रति साल, 79 एग्स पर ईयर यानी 79 अंडे प्रति वर्ष और 172 एग्स पर ईयर यानी 172 अंडे प्रति साल। तो वास्तव में जो उपलब्धता है भारत में अंडे की वो कितनी है? क्विकली आंसर कीजिए यहाँ पे।
तो यहां पे राइट आंसर है आपका सी ऑप्शन राइट है, 79 एग्स पर ईयर अवेलेबिलिटी अभी, यानी एक आदमी को एक वर्ष में 79 एग मिलते हैं, एवरेज है। लेकिन जो आईसीएमआर की रिकमेंडेशन है, अभी मैंने बताया था ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके हिसाब से प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष कितने अंडे चाहिए, पर कैपिटा पर एग रिक्वायरमेंट क्या है। सेम ही ऑप्शन है, आप आंसर कर दीजिए। एक क्वेश्चन और बन गया आपके लिए, बताइए आईसीएमआर की रिकमेंडेशन क्या है। आईसीएमआर क्या चाहता है कि एक आदमी को एक साल में कितने अंडे मिलने चाहिए, एक हेल्थी मतलब जीवन जीने के लिए। जरूरी नहीं है कि जो अंडे नहीं खाता तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसके लिए वेजिटेशन एक अल्टरनेट सोर्स है। देखो ऐसा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है जो वेजिटेशन से नहीं मिलता है, वनस्पति से नहीं मिलता है, जो शाकाहारी आदमी नहीं ले सकता है। ऐसा कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है, सबका कोई ना कोई अल्टरनेट आपको मिलेगा। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। आईसीएमआर वाला पूछा है, 12 नंबर क्वेश्चन नहीं, आईसीएमआर पर कैपिटा पर ईयर रिक्वायरमेंट्स क्या बताता है। ए ऑप्शन जो मैंने अलग से क्वेश्चन पूछा है उसका राइट। आईसीएमआर कहता है कि पर कैपिटा पर ईयर, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 182 अंडे मिलने चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक ये एडिशनल आपके लिए क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन, मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में मीट उत्पादन कितना है। करंट में 18-19 का ही पूछा है, सीधी सी बात है, मीट प्रोडक्शन इन इंडिया कितना है। ए ऑप्शन है 8.11 मिलियन टन, बी ऑप्शन है 9.11 मिलियन टन, सी ऑप्शन है 8.9 मिलियन टन और डी ऑप्शन है 10.11 मिलियन टन। तो बताइए भारत में प्रेजेंट में मांस उत्पादन कितना है। चार ऑप्शन है आपके पास, फटाफट आंसर कीजिए। जिसका राइट आंसर है ए ऑप्शन राइट है, 8.11 मिलियन टन जो है वो मांस प्रोडक्शन होता है भारत में, मीट प्रोडक्शन होता है इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उनकी अपने बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, गाय के समूह को कहा जाता है, ग्रुप ऑफ काउ इज नोन एज। जैसे ग्रुप बना हुआ है काउ का तो उसको अपने क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है आपके पास हेड, बी ऑप्शन है फ्लॉक, सी ऑप्शन है बेनेट और डी ऑप्शन है स्लथ। हेड, बी ऑप्शन फ्लॉक, सी ऑप्शन बेनेट, डी ऑप्शन स्लथ। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, क्विकली आंसर कीजिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो ए ऑप्शन राइट है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है, हेड। काऊ और जो बफेलो है उनका जो ग्रुप होता है, उसके अलावा हॉर्स का भी जो ग्रुप होता है उनको हेड ही बोलते हैं, HERD, हेड ही बोलते हैं। ठीक है, वहीं पे भेड़ के ग्रुप को अपने, यानी ये जो बाकी ऑप्शन है उनका भी मैं बता देता हूं, जो सिप है उसके ग्रुप को अपने फ्लॉक बोलते हैं। इवन गोट के ग्रुप को भी फ्लॉक बोल सकते हैं, लेकिन बेनेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेनेट भी बोलते हैं, फ्लॉक भी बोलते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं। और जो सुअर का ग्रुप होता है यानी पिग जो होते हैं उसके ग्रुप को अपने स्लथ बोलते हैं। ठीक है, तो 14 का मैं काऊ का पूछा था तो हेड ही होता है, काऊ, बफेलो और हॉर्स है उसको अपने मतलब हेड ही बोलते हैं। कैमल के ग्रुप को आप लोक भी बोल सकते हैं, हियर्ड भी बोल सकते हैं और ट्रेन भी बोल सकते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भैंस के वेस्ट नर को कहते हैं, अडल्ट मेल ऑफ बफेलो इज नोन एज। भैंस के अडल्ट जो है यानी वेस्ट जो नर है उसको अपने क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है बुल, बी ऑप्शन है राम, सी ऑप्शन है बक और डी ऑप्शन है बोर। ए ऑप्शन बुल, बी ऑप्शन राम, सी ऑप्शन बक और डी ऑप्शन बोर। तो बताइए क्या बोलते हैं। देखो राइट ऑप्शन आप फटाफट आंसर कीजिए यहां पे। ए ऑप्शन राइट है, क्या बोलते हैं अपने, बुल बोलते हैं। वैसे बफेलो बुल बोल दिया जाता है ना। काऊ जो होती है उसका जो अडल्ट मेल होता है उसको भी अपने बुल बोलते हैं, काऊ बुल बोल देते हैं। कैमल का जो अडल्ट होता है उसको भी बुल बोलते हैं, कैमल बुल बोल दिया जाता है। ठीक है, जो राम है वो जनरली बोलते हैं, सिप का जो अडल्ट होता है यानी जो भेड़ का नर होता है उसको राम बोलते हैं। बकरी का जो अडल्ट मेल होता है यानी गोट का जो अडल्ट मेल होता है, नर वेस्ट होता है, उसको बक बोल देते हैं। और जो सुअर यानी पिग है उसका जो अडल्ट मेल होता है यानी जो वेस्ट नर होता है उसको अपने क्या बोल देते हैं, बोर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे वैसे भैंस का पूछा गया था तो बुल राइट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, भेड़ के युवा नर को कहते हैं, है ना, यंग मेल ऑफ शिप इज नोन एज। यंग मेल पूछा है यहाँ पे, तो बताइए भेड़ के युवा नर को यंग मेल ऑफ शिप इज नोन एज। ऑप्शन ए है आपके पास रामलिम, बी ऑप्शन है बुलकाप, सी ऑप्शन है किड और डी ऑप्शन है बोरलिंग। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए यहाँ पे।
इसका भी राइट आंसर है वो ए ऑप्शन ही होगा। क्या बोलते हैं इसको? राम लैम्प बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपने इसको? राम लैम्प बोलेंगे, ए ऑप्शन है। उसके अलावा और भी ऑप्शन है जिनको अपने डिस्कस कर लेते हैं। बुल काफ है, वो बोलते हैं काऊ की जो मतलब यंग मेल होता है यानी युवा नर होता है। बफेलो बुल काफ है, वो बफेलो यानी भैंस के युवा नर को बोल देते हैं। किड की बात करें तो गोट का जो युवा नर है यानी यंग मेल है उसको किड बोल देते हैं। और बोरलिंग की बात करें तो जो सुअर है, पिग है, उसका जो युवा नर है यानी यंग मेल है उसको बोल दिया जाता है। तो बाकी तीनों ऑप्शन भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। बकरी के युवा मादा को क्या कहते हैं? यंग फीमेल ऑफ गोट इज नोन एज। बकरी की जो युवा मादा है उसको अपने क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है फिल्ली, बी ऑप्शन है गिलट, सी ऑप्शन है हैपियर और डी ऑप्शन है इवलैम। ए ऑप्शन फिल्ली, बी ऑप्शन गिल्ट, सी ऑप्शन हैपियर और डी ऑप्शन है इवलैम। तो बताइए जो गोट है उसकी यंग फीमेल यानी जो बकरी की युवा मादा है उसको अपने क्या कहा जाता है? तो बताइए फटाफट क्या बोलेंगे? बकरी की जो युवा मादा है। देखो ये जो क्वेश्चन है इसका एक तरह से आपको मान लो बोनस ही है यहाँ पे, क्योंकि कि जो बकरी की जो युवा मादा होती है उसको अपने गोटलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोटलिंग, GOATLING, गोटलिंग कहा जाता है। वो ऑप्शन इसमें था नहीं, तो क्या बोलेंगे? गोटलिंग। बाकी जो ऑप्शन है उनके अपने डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूं, इसमें लिखा हुआ हैपियर। काऊ और जो बफेलो यानी गाय और जो भैंस है उसकी जो युवा मादा है यंग फीमेल है उसको हैपियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैपियर बोलते हैं। वहीं पे जो भेड़ है यानी सिप है उसकी जो युवा मादा है यंग फीमेल है उसको इवलैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपने उसको? इवलैम बोलते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं जैसे पिग है, सुअर है, सुअर की जो युवा मादा होती है उसको गिल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गिल्ट। सुअर की जो पिग की यंग फीमेल होती है उसको गिल्ट बोला जाता है। और जो घोड़ा यानी हॉर्स है उसकी जो यंग फीमेल होती है उसको फिल्ली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिल्ली। तो इसका जो राइट आंसर था वो ये कहां पर? गोटलिंग था। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन। भैंस के बदियाकृत नर को कहते हैं कास्ट्रेटेड। यहाँ पे स्पेल से नहीं है, एस नहीं लगा हुआ। कास्ट्रेटेड मेल ऑफ बफेलो इज नोन एज। जो भैंस है उसका जो बदियाकृत नर है उसको अपने क्या बोलेंगे? कास्ट्रेटेड मेल ऑफ बफेलो को अपने क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है वेडर, बी ऑप्शन है बल्क, सी ऑप्शन है स्टीयर और डी ऑप्शन है वो है बी व सी। बी एंड सी दोनों ही राइट है क्या? तो फटाफट आंसर कीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है वो देखो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी। जो भैंस का बदियाकृत नर होता है, कास्ट्रेटेड जो मेल होता है, उसको बल्क और स्टीयर दोनों ही बोल दिया जाता है। बल्क और स्टीयर दोनों ही बोल दिया। वैसे बफेलो बल्क और बफेलो स्टीयर बोलते हैं। काऊ का जो बदियाकृत नर होता है, कास्ट्रेटेड मेल होता है, उसको भी बल्क और स्टीयर दोनों ही बोला जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो सिप होती है उसका जो कास्ट्रेटेड मेल होता है यानी बदियाकृत नर होता है उसको वेडर कहा जाता है। VEDDER, वेडर कहा जाता है। और जो बकरी होती है, गोट होती है, उसका अगर बदियाकृत नर है तो उसको अपने कास्ट्रेटेड बक बोल देते हैं। कास्ट्रेटेड बक यानी बदियाकृत बक बोल दिया जाता है। ध्यान रखना यहाँ पे। और पक्षियों में अगर कास्ट्रेशन कर देते हैं, बदियाकरण कर देते हैं पक्षियों में, जैसे पोल्ट्री है, तो उनको क्या बोलते हैं? अपने कैपोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उनको कैपोन बोलते हैं। और जैसे पिग है, सुअर है, उसमें अगर नर को बदियाकृत कर दिया जाता है तो उसको होग या स्टेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होग या स्टेक बोलते हैं। ठीक है। और ऊंट में अगर कर देते हैं तो उसको स्टीयर बोलते हैं। तो यहाँ भैंस में पूछा था तो डी ऑप्शन राइट है, बी एंड सी बोथ है ना, यानी बल्क और स्टीयर दोनों ही बोला जाता है। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। मुर्गी के बच्चे देने की क्रिया को कहते हैं चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस इज नोन एज इन पोल्ट्री। ए ऑप्शन है फाउलिंग, बी ऑप्शन है हैचिंग, सी ऑप्शन है काल्विंग और डी ऑप्शन है किडिंग। ए ऑप्शन फाउलिंग, बी ऑप्शन हैचिंग, सी ऑप्शन काल्विंग और डी ऑप्शन किडिंग। तो यहां पर राइट क्या होगा? देखो फटाफट आंसर कीजिए यहाँ पे। बी ऑप्शन राइट होगा, यानी हैचिंग जो है वो राइट होगा। हैचिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हैचिंग। 19 का बी ऑप्शन राइट है, हैचिंग। उसके अलावा जैसे इसमें दिया हुआ है
फाउलिंग भी दिया हुआ है। तो फाउलिंग जो है वो किसके में बोलते हैं, घोड़े में बोलते हैं। घोड़े में जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस है यानी बच्चा देने की जो क्रिया है उसको फाउलिंग बोलते हैं। उसके अलावा जैसे काल्विंग भी दिया हुआ है, तो जैसे गाय है, भैंस है यानी काऊ है, बफेलो है और केमल है, काऊ बफेलो और केमल, उनके अंदर अपने क्या बोलते हैं, काल्विंग बोलते हैं। और उसके अलावा जैसे इसमें किडिंग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बकरी के अंदर जो चाइल्ड बियरिंग प्रोसेस होती है यानी गोट के अंदर यानी बकरी के अंदर बच्चा देने की क्रिया होती है उसको किडिंग बोलते हैं। और अगर सिप की बात करें, भेड़ की बात करें, तो उसमें जो बच्चे देने की क्रिया होती है उसको अपने लैम्बिंग बोलते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ऊंट की यौन क्रिया को कहते हैं, कॉपुलेशन ऑफ कैमल इज नोन एज। ऊंट में जो बच्चा देने की क्रिया, सॉरी यौन क्रिया जो है, मेटिंग की जो प्रोसेस है, कॉपुलेशन की जो प्रोसेस है, उसको अपने क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है लखाना, बी ऑप्शन है सर्विंग, सी ऑप्शन है टुपिंग और डी ऑप्शन है फेरोइंग। ए ऑप्शन लखाना, बी ऑप्शन सर्विंग, सी ऑप्शन टुपिंग और डी ऑप्शन है वो फेरोइंग। तो बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, फटाफट क्विकली आंसर कीजिए। ए ऑप्शन राइट होगा लखाना। क्या राइट होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन है वो अपना यहाँ पर राइट होगा। उसके अलावा जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है सर्विंग, तो सर्विंग जो काऊ और बफेलो है उनके अंदर जो मेटिंग यानी कॉपुलेशन होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, सर्विंग। और जो सिप है, भेड़ है, उसमें जो कॉपुलेशन या मेटिंग होता है उसको अपने टुपिंग बोलते हैं। बकरी होता है, जो बकरी है, गोट है, उसमें जो कॉपुलेशन है यानी यौन क्रिया उसको सर्विंग ही बोला जाता है। और जो पक्षी है, पोल्ट्री है, उनमें भी क्या बोलते हैं, सर्विंग ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उनमें भी सर्विंग ही बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपनी बात करें 21 नंबर क्वेश्चन, बकरी के नवजात को कहते हैं, न्यू बोर्न ऑफ गोट इज नोन एज। जो नवजात है उसको अपने क्या बोलेंगे। ठीक है, बकरी के अंदर जो नवजात है उसको अपने क्या बोलेंगे। ए ऑप्शन है काफ, बी ऑप्शन है लैम, सी ऑप्शन है किड और डी ऑप्शन है पिगलेट। न्यू बॉर्न ऑफ गोट इज नोन एज। तो यहां पे क्विकली आंसर कीजिए, बहुत ही सिंपल सा है। डी सॉरी डी नहीं, सॉरी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे किड है वो राइट है। बाकी आपको पता है काऊ और जो बफेलो होते हैं, काऊ बफेलो और केमल, गाय भैंस और ऊंट, उनमें जो न्यू बॉर्न होता है उसको काफ बोलते हैं। जो सिप है यानी भेड़ है उसमें लैम्प बोलते हैं। और जो पिग है उनके अंदर पिगलेट बोलते हैं। यहाँ गोट में पूछा गया था तो गोट में क्या बोलते हैं, किड बोलते हैं। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, मुर्गी का कुल है, फैमिली ऑफ कॉक या फैमिली ऑफ पोल्ट्री। ए ऑप्शन है बावेडी, बी ऑप्शन है फेजिनिडी, सी ऑप्शन है सुइडी और डी ऑप्शन है कैमेलिडी। तो बताइए यहाँ पर पोल्ट्री की जो फैमिली है वो कौन सी है, जो पोल्ट्री है उसकी फैमिली कौन सी है, फटाफट क्विकली आंसर कीजिए। बी ऑप्शन राइट है, फेसिनियडी है ना, फेसिनियडी राइट है, बी ऑप्शन राइट है। उसके अलावा जैसे बॉविडी की मैं बात करूं, गाय भैंस भेड़ बकरी, गाय भैंस भेड़ बकरी, इनका जो फैमिली है कुल है वो कौन सा है, बॉविडी। पिग यानी सुअर है उसका जो कुल है वो कौन सा है, सुएडी। और ऊंट यानी केमल है उसका कौन सा है, कैमेलिडी। कौन सा है, कैमेलिडी। तो यहाँ पे मुर्गी का पूछा गया तो फेजिनियडी है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, भैंस में मध चक्कर कितने दिन में आता है। इन हाउ मेनी डेज स्ट्रेस साइकिल कम्स इन बफेलो। देखो एक होता है मधकाल और एक होता है मध चक्कर। ठीक है, तो जो मध चक्कर है यानी दो मध्यकाल के बीच का, यानी दो जो अपने ओस्ट्रस पीरियड होते हैं उनके जो बीच का टाइम होता है उसको अपने बोलते हैं मध चक्कर बोलते हैं, यानी स्ट्रेस साइकिल। दो जो ओस्ट्रस पीरियड है यानी जो मध्यकाल है, जिस समय जो फीमेल होती है वो मेटिंग के लिए इच्छुक होती है उसको मध्यकाल बोलते हैं। ठीक है, ओस्ट्रस पीरियड बोलते हैं। उसके बीच दो ओस्ट्रस के बीच का, दो मध्यकाल के बीच का जो समय होता है वो मध्य चक्कर होता है। तो भैंस में मध चक्कर कितने दिन में आता है। ए ऑप्शन है 16 डेज 16 दिन में, बी ऑप्शन है 21 डेज 21 दिन में, सी ऑप्शन है 14 डेज यानी 14 दिन में और डी ऑप्शन है 18 डेज यानी 18 दिन में। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा होगा, यहाँ पे क्विकली आंसर कीजिए। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पे, बी ऑप्शन राइट है।
21 दिन में। गाय और भैंस दोनों के अंदर ही जो स्ट्रेस साइकिल होता है यानी मध चक्कर होता है वो 21 डेज में रिपीट होता है। बाकी ऑप्शन का भी डिस्कस कर ही लेते हैं। देखो जो भेड़ है उसमें 16 दिन में रिपीट होता है, भेड़ में 16 दिन में, बकरी में 21 दिन में, 21 डेज में ही रिपीट होता है। वहीं पे ऊंट में बात करें तो 14 दिन में रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना 18 का अपने कोई डोमेस्टिक में नहीं है जिनका अपने पालन करते हैं। नेक्स्ट है 24 नंबर क्वेश्चन, गाय में मध्यकाल का समय होता है, टाइम ऑफ ओस्ट्रस इन काउ। टाइम ऑफ ओस्ट्रस इन काउ, गाय में मध्यकाल का समय होता है, यानी जो मध्यकाल मैंने अभी बताया था, ओस्ट्रस मतलब जिसके अंदर वो मेटिंग के लिए या पॉपुलेशन के लिए सबसे इच्छुक होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो ए ऑप्शन है 24 से 120 घंटे, बी ऑप्शन है 24 से 48 घंटे, सी ऑप्शन है 12 से 36 घंटे और डी ऑप्शन है 8 से 24 घंटे। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है क्या होगा। ए ऑप्शन 24 से 120 घंटे, बी ऑप्शन है 24 से 48 घंटे, सी ऑप्शन है 12 से 36 घंटे और डी ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे 8 से 24 घंटे। तो यहाँ पे गाय में पूछा है, तो बताइए आप राइट आंसर क्या, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ये है अपना डी ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। उसके अलावा जैसे और भी ऑप्शन है, अगर अपने उनका डिस्कस करें तो उनको भी अपने साथ में बात कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं पिग है, तो पिग के अंदर 24 से 120 घंटे का ओस्ट्रस पीरियड रहता है। वहीं पे जैसे मैं बात करूं उसके अलावा लगभग यहाँ पे डी ऑप्शन तो अपना राइट हो ही गया है। उसके अलावा जैसे मैं बात करूं 12 से 36 घंटे का, तो 12 से जो 36 घंटा होता है ये भैंस के अंदर होता है ना, ओस्ट्रस जो पीरियड होता है वो भैंस के अंदर होता है। ठीक है, ये ऑप्शन जैसे डोमेस्टिक में नहीं है। जैसे 24 से 72 घंटे का ऑप्शन है वो बकरी में होता है। 24 से 72 घंटे का 72 का आवर्स, यानी 24 से 72 घंटे 24 टू 74 आवर्स, सॉरी 72 आवर्स का जो टाइम होता है वो गोट में होता है। 24 से 120 घंटे जैसे मैंने बताया पिग में, सूअर में होता है, और भैंस होता है उसमें 12 से 36 घंटे का होता है। लेकिन इसमें आपसे पूछा था गाय के अंदर यानी काऊ के अंदर ओस्ट्रस पीरियड यानी मध्यकाल पूछा था, तो 8 से 24 घंटे, यहाँ पे डी ऑप्शन अपना राइट होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, भेड़ में मध्यकाल आने के कितने समय बाद अंडोत्सर्जन होता है, यानी ओव्यूलेशन टाइम ऑफ शिप इन आफ्टर ओस्ट्रस। ओस्ट्रस आने के कितने टाइम बाद ओव्यूलेशन होता है, ये बहुत जरूरी है। अगर ये पता है तो भी आप राइट टाइम पे क्या है इम्प्लांट कर पाएंगे, और उसमें क्या है जो मतलब गर्भ धारण की जो प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना रहती है, वो ज्यादा होती है। इसलिए अंडोत्सर्जन का समय बहुत पता होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ए ऑप्शन है मध्यकाल के प्रारंभ में यानी इनिशियल ऑफ ओस्ट्रस, बी ऑप्शन है मध्यकाल के अंत में एंड ऑफ ओस्ट्रस, और सी ऑप्शन है 7 से 14 घंटे बाद, ओस्ट्रस के मध्यकाल आने के 7 से 14 घंटे बाद, और डी ऑप्शन है वो मध्यकाल आने के 4 से 80 घंटे बाद अंडोत्सर्जन होता है। तो आप बताइए कि इसमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा, क्विकली आंसर कीजिए। यहाँ पे भेड़ का पूछा गया है। देखो राइट आंसर होगा यहाँ पे बी ऑप्शन राइट होगा। वैसे भेड़ और बकरी यानी गोट और शिप दोनों में ही जो ओव्यूलेशन होता है, अंडोत्सर्जन होता है, वो एंड ऑफ ओस्ट्रस में ही होता है, यानी मध्यकाल के अंत में ही होता है, एंड ऑफ ओस्ट्रस ही होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे बी। मध्यकाल के प्रारंभ में किसी में भी नहीं होता है। पिग जो होती है यानी सूअर होता है उसमें भी मध्यकाल के अंत में होता है। वहीं पे जैसे मैं गाय में बात करूं तो गाय में 7 से 14 घंटे बाद यानी मध्यकाल ओस्ट्रस आने के 7 से 14 घंटे बाद अंडोत्सर्जन होता है। भैंस में मध्यकाल आने के यानी ओस्ट्रस आने के 4 से 30 घंटे बाद होता है। और वहीं पे केमल में, ऊंट के अंदर बात करूं तो ऊंट में मध्यकाल आने के 9 से 12 घंटे बाद होता है। तो हमें ओव्यूलेशन का टाइम पता लग गया। तो मध्यकाल के प्रारंभ में या ओस्ट्रस के स्टार्टिंग में तो अपने को इम्प्लांट करना ही नहीं चाहिए कभी भी। अब देखो चाहे बीच के टाइम आ रहा है चाहे अंत के टाइम में ओव्यूलेशन हो रहा है, तो हमें एंड ऑफ ओस्ट्रस यानी जो मध्यकाल का अंत है उसमें ही इम्प्लांट करना चाहिए। तो उस समय फर्टिलाइजेशन के यानी निषेचन के जो चांसेज है यानी गर्भ धारण के चांसेज है वो ज्यादा बनते हैं। इसलिए हमेशा ही इम्प्लांट है वो मध्यकाल के अंत में ही करना चाहिए, एंड ऑफ ओस्ट्रस ही करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप रेड कर लो। सभी एनिमल्स में देखो, पोल्ट्री के अंदर, पक्षियों के अंदर तो ये सिस्टम होता ही नहीं ओस्ट्रस या स्ट्रस साइकिल जैसा ना।
तो ये तो जैसे अपने बात करें कि बोवेडी वाले में होता है, कैमेलिडी वाले में होता है, सुएडी वाले में होता है ना, फेसिनिडी में नहीं होता है कभी भी, ये सिर्फ स्तनधारियों में ही देखने को मिलता है। तो इनमें जब भी इम्प्लांट कराना है तो एंड ऑफ ओस्ट्रस ही करवाना चाहिए। तो आज अपने इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे इस लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो क्विज होगी अपने वो 7 सितंबर को होगी, 9 PM पर ही होगी, और जो टॉपिक रहेगा वो सेम ही टॉपिक रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन के परिचय से, जिसमें हम कुछ डेटा भी डिस्कस करेंगे और कुछ इस तरह के क्वेश्चंस हैं उनका भी डिस्कस करेंगे। तो आप अपना एनालाइज कर लीजिए, इवोल्यूशन कर लीजिए अपना, भी आपने कितना आज राइट किया है और डेटा वाले क्वेश्चन में से आप कितना राइट कर पाए हैं, ठीक है, और इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को इम्प्रूव कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।